युद्ध फिर से शुरू हो गया है। आदमी बंदर अब्बास दक्षिण ईरान में अपने अपार्टमेंट की खिड़की से यही चिल्लाता है। मोबाइल कैमरा कांपता है। उसके पीछे पूरा आसमान जल रहा है। एक नारंगी आग का गोला क्षितिज को निगल रहा है। धुआं अंधेरे में गायब हो रहा है। वह डर के कारण बार बार दोहराता है, युद्ध फिर से शुरू हो गया है। बंदर अब्बास, युद्ध फिर से शुरू हो गया है। और ये सिर्फ एक शहर नहीं है। पिछले 2 हफ्तों में ईरान पर बार बार हमले हुए हैं। अमेरिकी नौसेना और वायुसेना के लड़ाकू विमान, मिसाइलें और वे हथियार जिनका अमेरिकियों ने कभी युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया था। देश के एक छोर से दूसरे छोर तक धमाके हुए। लेकिन यहाँ एक बात है जो समझ में नहीं आती। 1 महीने से कम पहले संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान ने शांति समझौता किया था। दोनों राष्ट्रपतियों ने हाथ मिलाया। 4 महीने की जंग खत्म कर होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से खोला। शांति कागज पर थी और फिर 3 हफ्तों में सब धुआं बन गया। इस सवाल पर ध्यान दो क्योंकि यही पूरे वीडियो को जोड़ता है। ईरान ने ऐसा क्या किया कि उसने 1 महीने से भी कम समय में शांति समझौते को कूड़े में फेंक दिया? और इस बार अमेरिका की प्रतिक्रिया सिर्फ एक और बमबारी क्यों नहीं है? ये युद्ध की शुरुआत में देखी हर चीज से बड़ा है। इस सवाल को संभाल कर रखिए क्योंकि इसका जवाब असल में एक ऐसी जगह से शुरू होता है जहां शायद ही कोई देख रहा है। पहले समझे कि समुद्र के उस छोटे से हिस्से की इतनी कीमत क्यों है। होर्मुज जलडमरू मध्य एक जलमार्ग है जो ईरान और एक देश जिसका नाम ओमान है के बीच में सटा हुआ है। सबसे संकरे हिस्से में इसकी चौड़ाई सिर्फ 34 किलोमीटर है। और आपने शायद सुना होगा कि यहाँ से दुनिया के लगभग 5वें हिस्से का तेल गुजरता है, 20 मिलियन बैरल प्रतिदिन। तेल तो वही हिस्सा है जिसे सब जानते हैं। कम लोग जानते हैं कि उस संकरे रास्ते से और क्या क्या गुजरता है। पूरे ग्रह का 1/3 हीलियम, वो गैस जिसके बिना एक भी कंप्यूटर चिप नहीं बन सकती, चाहे वो आपके मोबाइल की हो या दुनिया के सबसे एडवांस्ड सुपर कंप्यूटर की। और वो उर्वरक जो एशिया और अफ्रीका की पूरी फसलें उगाने में काम आते हैं। यानी जो भी इस 34 किलोमीटर के गलियारे को कंट्रोल करता है वो सिर्फ पेट्रोल की सप्लाई ही नहीं रोकता, वो पूरी दुनिया की ऊर्जा, खाना और टेक्नोलॉजी को एक ही हाथ में पकड़ लेता है। एक कड़वी सच्चाई है, पेट्रोलियम की कमी पर दाम बढ़ते हैं और फिर जल्दी नीचे आ जाते हैं। हीलियम, फर्टिलाइजर, चिप के कच्चे माल की कमी धीरे धीरे महसूस होती है और सालों तक बनी रहती है। यही वो हथियार है जिसे ईरान ने इस्तेमाल करने का फैसला किया और उसे लगा कि इससे कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ था जब संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अचानक हमला कर दिया था। ईरान की प्रतिक्रिया तुरंत थी। उसने जलडमरू मध्य को बंद कर दिया। अचानक ईरान ने तय कर लिया कि अब वही तय करेगा कि कौन वहां से गुजरेगा। लेकिन जब तोपें एक दूसरे पर गोले दाग रही थी, ईरान कुछ और कर रहा था जो ज्यादा शांत और ज्यादा चालाक था। वैसे कहें तो वे एक वसूली मशीन तैयार कर रहे थे। मई में ईरानी सरकार ने एक ऐसी चीज बनाई जिसका नाम सरकारी विभाग जैसा था। इसका नाम था फारस की खाड़ी जलडमरू मध्य प्राधिकरण। असल में यह एक छुपा हुआ टोल टैक्स था। हर जहाज जो पार करना चाहता था उसे रजिस्टर करना पड़ता था, अनुमति लेनी पड़ती थी और अनिवार्य ईरानी बीमा लेना पड़ता था। ईरान ने सुरक्षित मार्गों का नक्शा जारी कर चेतावनी दी कि बाहर जाना उल्लंघन होगा। यानी ईरान सिर्फ जबरदस्ती जलडमरू मध्य को ब्लॉक नहीं कर रहा था, वह उस नियंत्रण को एक स्थायी व्यापार में बदल रहा था, कागजी कार्रवाई और शुल्क के साथ। वहां से गुजरने वालों के लिए यह पैसे वसूलने की मशीन बन गई थी। ये सब ताकत के दम पर कायम था। रिवॉल्यूशनरी गार्ड की तेज नावों के झुंड, समुद्र की ओर ताने गए मिसाइल, ड्रोन, पानी के नीचे छुपाई गई बारूदी सुरंगें और सैटेलाइट नेविगेशन सिग्नल को ब्लॉक करना ताकि जहाज अंधे हो जाएं। इन सब की वजह से
पार करने की लागत इतनी बढ़ गई कि ज्यादातर जहाज मालिक कंपनियां पीछे हट गई। अमेरिका ने उस प्राधिकरण को प्रतिबंध सूची में डाल दिया और असली नाम जहाजों से जबरन वसूली से पुकारा। लेकिन यहाँ वो बात आती है जो समझ में नहीं आती। अगर ईरान के पास ये पूरी ताकत थी तो उसने खुद ही उस शांति को क्यों तोड़ दिया जिस पर उसने अभी अभी हस्ताक्षर किए थे? क्योंकि जून में दोनों पक्षों ने सब कुछ खत्म करने के लिए समझौता किया था। 17 जून को दोनों राष्ट्रपतियों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और उसमें एक स्पष्ट नियम था। 60 दिनों तक जहाज बिना किसी शुल्क के स्वतंत्र रूप से गुजर सकते थे जब तक उन जल क्षेत्रों के भविष्य पर बातचीत चल रही थी। ईरान ने कभी नहीं छुपाया कि वह आगे क्या चाहता है। उसने पहले ही कहा था कि 60 दिन बाद वह जिसे बीमा शुल्क कहता था उसे वसूलना शुरू करेगा। शुल्क फिर से शुरू होने वाला था, बस एक नए नाम के साथ। सब्र तो इतना भी नहीं चला। 6 और 7 जुलाई को ईरान ने गोलीबारी शुरू कर दी। 24 घंटों में उसने जलडमरू मध्य में 3 वाणिज्यिक जहाज़ों पर हमला किया। साइप्रस के झंडे वाले एक मालवाहक जहाज को सीधा वार लगा और एक चालक दल सदस्य लापता है। नागरिक जहाज़ों पर सीधा हमला। 1 महीने से कम में समझौता तोड़ते हुए अमेरिकी पक्ष की प्रतिक्रिया तीखी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ पेंटागन के मंच पर आए और सब कुछ एक वाक्य में समेट दिया। अभी जलडमरू मध्य में यातायात रोकने वाला सिर्फ ईरान है। अगर ईरान ऐसा नहीं करता तो रास्ता खुला है। जलडमरू मध्य में यातायात केवल ईरान के जहाजों पर गोलीबारी से रुकता था। ईरान गोलीबारी बंद करे तो जलडमरू मध्य खुला रहता। सारी गलती फिर से ईरान पर डाल दी गई। अब ध्यान दो, क्योंकि यहीं से जवाब का आकार बदलता है। ये कोई बदले की बमबारी नहीं थी जो बस खत्म हो गई। ये दौर दर दौर, रात दर रात चलता रहा। एक ही रात में अमेरिकियों ने कहा कि उन्होंने 140 सैन्य लक्ष्यों को भेदा और हमले जो पहले तट पर होते थे अब ईरान की सीमा के अंदर 1500 किलोमीटर तक गहराई में जाने लगे। निशाने बेतरतीब नहीं थे। एयर डिफेंस, तट पर रडार, मिसाइल लॉन्चर, ड्रोन के गोदाम, हमला करने वाली नौकाएं, हर एक ईरान की जलडमरू मध्य को बंद करने की क्षमता का एक हिस्सा था। संयुक्त राज्य अमेरिका पलटवार नहीं कर रहा था, वे हथियार को एक एक करके खोल रहे थे, पेच दर पेच। और तभी कुछ ऐसा सामने आया जो दुनिया ने कभी असली लड़ाई में नहीं देखा था। इस तस्वीर पर ध्यान दो, क्योंकि यह ऐतिहासिक है। जो चीज पानी को तेज रफ्तार से काट रही है वो एक नाव की नोक है। इसके अंदर कोई नहीं है। ये हमला करने वाला नौसैनिक ड्रोन लक्ष्य पर टकराकर फट जाता है। अमेरिकियों ने इसे कोरसेयर नाम दिया। तीनों बंदर अब्बास के नौसैनिक अड्डे के बंदरगाह से जा टकराए। यह इतिहास में पहली बार था जब संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाओं ने इस प्रकार के सतही ड्रोन का युद्ध में इस्तेमाल किया। यही वो था जिसे निवासी अपनी खिड़की से फिल्मा रहा था। विस्फोटों से नारंगी रंग में डूबा बंदर अब्बास। धुआं उठ रहा था। लोग चिल्ला रहे थे कि युद्ध लौट आया है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया और दुनिया में फैल गईं। अब ईरान के हथियार को निष्क्रिय करना एक बात है, लेकिन जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण स्थापित करना दूसरी बात है। ये बहुत बड़ी बात है। अब हम इस कहानी के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर आते हैं। 13 जुलाई को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति ने समुद्र के नियम फिर से लिखे। उन्होंने घोषणा की कि जलडमरू मध्य खुला है और ये खुला ही रहेगा, ईरान के साथ या उसके बिना। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य का संरक्षक है और उन्होंने इस अभियान को नाम दिया, इसे ईरानी नाकाबंदी कहा। और उन्होंने कारण भी स्पष्ट बताया। ये सिर्फ ईरान के जहाज़ों
और ईरान से खरीदने वालों के जहाज़ों को अंदर आने या बाहर जाने से रोकता है। बाकी सभी को जलडमरू मध्य का स्वतंत्र उपयोग करने की अनुमति होगी। रुकिए और सोचिए कि इसका क्या मतलब है। ईरान ने जो हथियार सबसे वसूली करने के लिए तैयार किया था, अब वही सिर्फ उसी की ओर निशाना साधे हुए है। अपने ही जलडमरू मध्य से बाहर बंद कर दिया गया एकमात्र देश ईरान है। ईरान का तुरुप का इक्का जिससे वो अमेरिका को घेर सकता था, अब किसी और के पास है। और भी बहुत कुछ है। संरक्षक के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका को इसका मुआवजा दिया जाता। जो भी माल वहां से गुजरता उस पर 20% शुल्क लगाया जाता। यानी वे खुद वही वसूली करने जा रहे थे जिसे उन्होंने जबरन वसूली कहा था जब ईरान ऐसा करना चाहता था। और यहाँ वो हिस्सा है जिसे लगभग किसी ने नहीं समझा। वही हिस्सा जो शुरुआत में पूछे गए सवाल का जवाब देता है। इस बार ये पहले से कहीं ज्यादा बड़ा क्यों है? क्योंकि यह पहली बार नहीं है। मेरे साथ वापस चलो। 3 महीने 13 अप्रैल को संयुक्त राज्य अमेरिका यह पहले ही कर चुका था। वे पहले ही ईरान के बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकाबंदी कर चुके थे। और ये कोई मजाक नहीं था। 10,000 से ज्यादा सैनिक, 1 दर्जन से ज्यादा युद्धपोत, दर्जनों विमान, ये सब ईरानी तेल को समुद्र के रास्ते बाहर जाने से रोकने के लिए किया गया है। एक ही महीने में संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग के अपने अनुमान के अनुसार इस नाकेबंदी के कारण ईरान को लगभग 4 अरब 800 मिलियन डॉलर का तेल नहीं बेच पाने से नुकसान हुआ। एक पल था जो सब कुछ बयां कर देता है। जब लगभग 300 मीटर लंबा एक ईरानी मालवाहक जहाज टोल्स्का नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था, तब एक अमेरिकी विध्वंसक ने 5 इंच की तोप से सीधे इंजन रूम पर गोली चला दी। मरीन सैनिकों ने जहाज पर चढ़कर कब्जा कर लिया। यही असली एहसास होता है। अभी का ऐलान खाली धमकी क्यों नहीं है? ये दूसरी बार है जब अमेरिका ने ईरान से उसका सबसे कीमती हथियार छीन लिया है। पहली बार ही साबित हो गया था कि यह तरीका असरदार है और ईरान को ये बात अच्छी तरह से पता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और ये कहानी आपको उस तरह समझ में आ रही है जैसे हेडलाइन से नहीं आई थी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ इसकी हर कहानी को फॉलो करेंगे। क्योंकि ईरान जाहिर है, ईरान ने यह चुपचाप नहीं स्वीकारा। उसका जवाब था हर तरफ आग लगा देना। ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया। एक नहीं बल्कि 5 देशों में एक साथ। कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, ओमान और कतर। खाड़ी के आसमान में बैलिस्टिक मिसाइलें उड़ रही थी। बहरीन में एक ही दिन में 3 बार सायरन बजाए गए। कुवैत में सैनिक उन चीजों को गिराने के लिए दौड़ रहे थे जिन्हें उन्होंने शत्रुतापूर्ण हवाई लक्ष्य कहा। जॉर्डन में 4 मिसाइलों को हवा में ही रोक लिया गया। ईरान ने फिर जलडमरू मध्य को बंद घोषित किया। उसने दावा किया कि उसने जॉर्डन में एक हवाई ठिकाने पर हमला कर कमांड सेंटर और ड्रोन हैंगरों को नष्ट किया। ईरानी सरकार का रुख पूरी तरह चुनौतीपूर्ण था। ईरान संसद अध्यक्ष मोहम्मद गालिबाफ, जो अमेरिका के मुख्य वार्ताकार हैं, ने इंटरनेट पर स्पष्ट चेतावनी दी, अगर हमला किया तो मार पड़ेगी। और उन्होंने आगे कहा, हॉर्मुज जलडमरू मध्य केवल ईरान की शर्तों पर खुलेगी, अमेरिकी धमकी पर नहीं। कड़े शब्द है, लेकिन इस तस्वीर पर 1 सेकंड के लिए रुकिए और मेरे साथ सोचिए। जो जलडमरू मध्य को नियंत्रित करता है, उसे यह साबित करने के लिए 5 पड़ोसियों पर एक ही समय में हमला नहीं करना पड़ता। उसे इंटरनेट पर चिल्लाकर यह साबित करने की जरूरत नहीं कि वही मालिक है। एक देश जो अपनी बंदूक के ट्रिगर पर मजबूत पकड़ रखता है, हर दिशा में जल्दबाजी में गोलियां नहीं चलाता और न ही बड़े अक्षरों में यह ऐलान करता है कि वह अब भी नियंत्रण में है। यह बिखरी हुई प्रतिक्रिया किसी हुक्म चलाने वाले का इशारा नहीं है। यह उस व्यक्ति का संकेत है जिसने ताकत खो दी है और अब
चिल्लाकर अपनी अहमियत जताने की कोशिश कर रहा है। ईरान का गुस्सा उसकी ताकत का सबूत नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि उसके हाथ से हथियार फिसल गया है। सोचो मत कि अमेरिका की यह कार्रवाई नौसिखियों की चाल या अंधेरे में तीर चलाने जैसी है। समुद्र को बंद करना अमेरिकी नौसेना जिन कामों में सबसे माहिर है उनमें से एक है ना? इतिहास इसका प्रमाण है। आइए अमेरिकी गृह युद्ध के समय चले। उत्तर की नौसेना ने दक्षिण को घेरने के लिए तट पर 500 जहाजों से घेराबंदी की थी। उसने 1500 दुश्मन जहाज पकड़े या डुबोए और दक्षिण की कपास के निर्यात का 95% हिस्सा रोक दिया। दक्षिणी परिसंघ की अर्थव्यवस्था तब तक दबाई गई जब तक वह टूट नहीं गई। नाकाबंदी युद्ध जीतने का रणों में से एक थी। अब 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान राष्ट्रपति केनेडी ने द्वीप के चारों ओर युद्धपोतों की एक घेरा बना दी, जिसमें किसी भी सोवियत जहाज को रोकने का आदेश था। एक हफ्ते से भी कम में सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्वी शक्ति पीछे हटती है और मिसाइलें हटा लेती है। अमेरिका ने बिना गोली चलाए सोवियत संघ को समुद्र में पीछे हटने पर मजबूर किया। क्या आप पैटर्न देख रहे हैं? जब संयुक्त राज्य अमेरिका समुद्र को बंद करने का फैसला करता है तो वे उसे बंद कर देते हैं, और दूसरी तरफ दुश्मन इसका असर अपनी अर्थव्यवस्था पर, अपनी जेब पर और अपनी युद्ध क्षमता और महसूस करता है। और यही चीज अब ईरान पर गिर रही है। इस समय ईरानियों को जो नाकाबंदी झेलनी पड़ रही है वह कोई पागलपन में उठाया गया कोई तात्कालिक दाव नहीं है। यही हथियार था जिसने दक्षिणी परिसंघ को तोड़ा और दुनिया की बड़ी प्रतिद्वंदी शक्ति को पीछे हटाया। अब यह उन्हीं की तरफ है। अब फिर वही सवाल उठाते हैं जो शुरू में पूछा था। ईरान ने क्या किया कि 3 हफ्तों में शांति जलकर राख हो गई? इस बार प्रतिक्रिया इतनी बड़ी क्यों थी? अब आपके पास पूरी कहानी है। ईरान ने सोचा कि वो अब भी उन पानियों पर हुकूमत करता है और जहाजों पर हमला कर सब कुछ दांव पर लगा दिया। और संयुक्त राज्य अमेरिका ने न केवल ईरान को निरस्त्र करके जवाब दिया, बल्कि दूसरी बार उस हथियार को अपने पास ले लिया और उसे अपने दुश्मन के नाम से ही नामित कर दिया, ईरानी नाकाबंदी। ईरान का सबसे मजबूत पत्ता क्या था? अब वही उसके खिलाफ हो गया है और ये खत्म होने से बहुत दूर है। नाकाबंदी 14 जुलाई को लागू हुई थी और ईरान के पास अभी भी मिसाइलें, ड्रोन और नौकाएं खाड़ी में फैली हुई हैं। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ईरानी शासन इस अपमान को सहन करता है या फिर से बदला लेने की कोशिश करता है। हम यहाँ हर एक हलचल पर नजर रखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे जो होने वाला है वो आप मिस न करें। लेकिन जाने से पहले मुझे कमेंट्स में एक बात बताओ, क्या आपको लगता है कि ईरान इस हार को स्वीकार करेगा या वो फिर से जलडमरू मध्य बंद करने की कोशिश करेगा, चाहे ताकत का इस्तेमाल करना पड़े? नीचे लिखिए कि आप क्या सोचते हैं। आपका धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।